तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और ये रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीपीएससी टियर 3 और 4 के लिए महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अच्छे से इसे कवर करना है। चलिए आज के सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख अख्तियार करते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जितने लोग आ चुके हैं वो फटाफट कमेंट कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो साथियों आज का सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल किस युग को कहते हैं? तो ये पहला प्रश्न है और बेहद आसान प्रश्न है कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? हम अगर विभिन्न कालों का विभाजन करते हैं, नामकरण करते हैं, तो वहां पर एक नामकरण यह भी प्राप्त होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को उत्तर मध्यकाल के नाम से किस युग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रीतिकाल के नाम से। रीतिकाल का नामकरण इसी नाम से किया जाता है। रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ने किया। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का और अंधकार काल इसे त्रिलोचन ने कहा है। तो इसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक किसने किया? रीतिकाल का जो नामकरण है और काल विभाजन है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो रीतकाल का काल विभाजन और नामकरण आप जरूर याद रखेंगे। देखिए, आदिकाल का काल विभाजन नामकरण, भक्तिकाल का, रीतिकाल का और आधुनिक काल का विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये पूछा जाता है। तो काल विभाजन और नामकरण हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आपके यहां हमेशा पूछे ही जाते हैं। अब यहां नामकरण और काल विभाजन की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन आपका रहा है डॉक्टर नगेंद्र के लिए। यहां पूछा है कि 1643 से 1843 ईस्वी तक किसने रीतिकाल का काल विभाजन किया है? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है रीतिकाल या कोई भी काल हो उसके विभाजन में ईस्वी और सन का। तो यहां देखिए पूछा गया है आपके ईस्वी में और रामचंद्र शुक्ल ऐसे हैं जिन्होंने इसका विभाजन किस रूप में किया है? विभाजन किया है उन्होंने संवत में। रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 संवत तक उन्होंने इस तरीके का काल विभाजन किया है। तो उन्होंने जो काल विभाजन साथियों प्रस्तुत किया है वो संवत में किया है और यहां जो दिया गया है वो किसमें दिया गया है? ईस्वी सन में दिया गया है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए बेहद सावधानी बरतना है आपको। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अभी हम लोगों ने इसका जवाब ले लिया था। रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया है? रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया है रामकुमार वर्मा ने? देखिए, रामकुमार वर्मा ने संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल 1900 से अब तक, यह उनका काल विभाजन है। यहां पूछना है, यहां जो पूछा गया आपसे प्रश्न वो बताना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, यहां पर सही सवाल और सही जवाब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 5 नंबर का प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया है? तो उन्होंने इसे कला काल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो अभी अभी हम लोगों ने इसको देख लिया था, बहुत आसान सा सवाल था। तो उन्होंने क्या नाम दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है?
अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो नाम दिया है वो ऑप्शन में नहीं है। आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल को कला काल कहा है। लेकिन कला काल आपके ऑप्शन में ही नहीं है। श्रृंगार काल है, प्रगति काल है, रीतिकाल है और काव्य कला काल है। तो एकदम से क्लियर हो गया। यहां पर उन्होंने इसे काव्य कला काल भी कहा है। तो आपका यह प्रश्न हो सकता है कला काल या काव्य कला काल, दोनों में एक हो सकता है। तो यहां कंफ्यूज रहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो ये तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार, देखिए श्रृंगार किसका होता है? तो आप विश्वनाथ के मंदिर में जाइए तो उनका क्या करवाया जाता है? श्रृंगार करवाया जाता है। इस दृष्टिकोण से ये इसका जो सही जो सवाल हो, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह श्रृंगार काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? देखिए अभी तक बहुत आसान से प्रश्न आ रहे थे। ये पहला प्रश्न है जो थोड़ा सा अच्छा है, कठिन है। यहां पर है क्या कि शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? यानी यहां से सूफी परंपरा का अंत हो जाता है और रीतिकाल की शुरुआत हो जाती है। तो वहां उन्होंने नूर मोहम्मद को यह माना है। ठीक है, तो नूर मोहम्मद राइट आंसर हो जाएगा। नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? अभी अभी हम लोगों ने नूर मोहम्मद की चर्चा किया था। और नूर मोहम्मद जो है वो किस काल के सूफी कवि हैं? तो ये रीतिकाल के सूफी कवि हैं। ठीक है, ललित ललाम किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ललित ललाम, देखिए हम एक रचनाकार की बात करेंगे ललित ललाम के संदर्भ में। पूरे रीतिकाल को दो भागों में बांट दिया गया और एक तीसरा भाग भी बनाया गया जो इसमें फिट नहीं बैठा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब यहां पर रीतिबद्ध में केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारी और पद्माकर आते हैं। और रीति मुक्त में रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बुधा, द्विजदेव आते हैं। इसमें भी रीति चेतस और काव्य चेतस दो भाग और किए गए हैं, जिसे बद्ध रीति कवि कहा गया बच्चन सिंह के द्वारा। चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही और ग्वाल रीति चेतस कवि हैं। काव्य चेतस कवि हैं मतिराम, भूषण देव और पद्माकर। अब इसमें ललित ललाम की बात करें तो बेहद आसान सा प्रश्न है। आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मतिराम। मतिराम की रचना का नाम क्या है? ललित ललाम रचना का नाम है। और मतिराम जो है ये श्रृंगार रस निरूपक कवि के अंतर्गत आते हैं और इनका समय क्या है? 1617 ईस्वी। रीतिकाल के कवि किसके दरबार में रहते थे? रीतिकाल के कवियों का जन्म कहां हुआ है? किसके दरबार में रहते थे? किस धारा के कवि हैं? और रीति चेतस हैं, श्रृंगार चेतस हैं, श्रृंगार निरूपक है, सर्वांग निरूपक है? इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। ललित ललाम, श्रृंगार सागम, सुजान चरित या कवि प्रिया। यहां बताना है घनानंद के विषय में। देखिए घनानंद की पुस्तक का नाम आपको बताना है। यहां पर कई प्रश्न आपके लिए बनेंगे। जैसे एक बनेगा सुजान विनोद। अब पूछेगा सुजान विनोद किसकी रचना है? ठीक है, सुजान चरित किसकी रचना है? और एक रचना आएगी सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध। तो देखिए आप तीन तरह की रचनाएं हमें मिल रही हैं। ये आप सब मुझे बताएंगे कि सुजान के संबंध में कौन कौन सी रचना किसकी है। सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? सुजान के साथ हित कौन करेगा? और सुजान के चरित्र पर सवाल कौन उठाएगा? यह
तीनों मिलती जुलती रचनाएं हैं, एक ही नाम से लगती हैं। तो सुजान का चरित्र कौन निर्धारित करेगा, यहां पर प्रश्न ये आ गया है। तो आपको बताते हैं गहनानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि कौन है, यहां आपको बताना है। रीति मुक्त कवियों में गहनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम आता है। और ये पीर, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। सुजान विनोद देव की रचना है, एकदम सही बात है, ठीक है। विनोद मतलब देव, देव विनोद करेंगे। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो यहां पर बात करेंगे हम चिंतामणि की। चिंतामणि एक ऐसे कवि हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और चिंतामणि कहां, तो 1609 में इनका समय माना जाता है। 1609 रीतिकाल की अविचल परंपरा को चलाने का, प्रवर्तन करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल इन्हीं को देते हैं, चिंतामणि को देते हैं। जबकि नगेंद्र रीतिकाल की परंपरा को चलाने का श्रेय किस कवि को देते हैं, तो वो केशवदास को देते हैं। रामचंद्र शुक्ल केशवदास को भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत रखते हैं, उन्हें रीति काल में समाहित नहीं करते हैं। और यहां कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। चिंतामणि का जन्म 1609 में हुआ। इनका जन्म भी पूछा जाता है कहां हुआ था। इनका जन्म हुआ था तिकवापुर। कहां हुआ था साथियों? तो जितने रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, आचार्य हैं, उनका नाम और उनकी जन्मतिथि और उनका जन्म स्थान याद रखिएगा। ये साजी भोसला और शाहजहां के दरबार के कवि हैं। और राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? देखिए, ये बहुत ही विवादित तरह का प्रश्न है और लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दरअसल बिहारी में बात करें तो 719 पद मिलते हैं। 719 टोटल पदों की संख्या है, जिसमें 713 जो हैं वो दोहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 जो हैं वो सोरठे हैं। तो यहां प्रश्न जो है उसको ध्यान में रखना है कि अगर पद पूछे कि बिहारी के कितने पद हैं, तब तो आप तो 719 पद आप कह सकते हैं। लेकिन यहां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उसमें कितने दोहों की संख्या है। तो दोहों की संख्या अगर पूछे साथियों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और 713 ही जवाब देना है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछे कि उन्होंने कितने पद लिखे हैं, तो पदों की संख्या 719 है। लेकिन दोहों की संख्या पूछे तो वहां 713 ही दोहे आपको बताना है। बिहारी की जो रचना है, इस रचना पर किसका प्रभाव है और इसके पहले कौन सी इस तरह की सतसई लिखी गई है? तो गाथा सप्तशती। ठीक है। तो इस तरह से एक प्रश्न यहां पर यह भी बन सकता है। कुंदन को रंग फीको लागे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह किसकी है? चलिए फटाफट बताइए। कुछ काव्य की पंक्तियां हैं रीतिकाल की, जो अलंकार के उदाहरण के लिए भी आपसे पूछी जाती हैं। यहां पूछ रहा है कुंदन को रंग फीको लागे। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु बुराई। अखिन में अलसानी, चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई। जो जो निहारिये नेरे हवे, नैनन त्यों त्यों भरी निकलती निकाई। कवि क्या कर रहा है यहां पर? कुछ काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है ये। यहां पर कवि नायिका के शरीर की तरफ
करते हुए कहता है किसके में झलकने वाले सौंदर्य के आगे सोने की छवि भी फीकी लगती है और उसकी आंखों में इस प्रकार का नशा है जिसे देखते ही हो जाए या उस पर मोहित हो जाए। यह इसका अर्थ है और राइट आंसर हो जाएगा मतिराम। यहां एक प्रश्न और बनता है। हाँ, बीपीएससी के लिए बैचेस हैं। बीपीएससी 4 9 10th के लिए बैचेस भी हैं और 11 12 के लिए भी बैचेस हैं। व्हाट्सएप करके आप बैचेस ले सकते हैं। जो भी एस्टेट क्वालिफाई हैं, नंबर है 9628 95 92 37। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे मतिराम की। मतिराम जो है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी और इस तरह के ये किस तरह के कवि हैं। मतिराम 1617 में जन्म होता है और कहां जन्म होता है यह भी जानना जरूरी है। तो तिकवापुर में होता है। कहां होता है? तिकवापुर में मतिराम का जन्म होता है। किसके दरबारी कवि हैं? तो जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, इतने लोगों के यहां ये रह चुके हैं। ठीक है। मतिराम मतिराम जो हैं, इन्होंने ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि अलंकार से संबंधित ग्रंथ हैं, अलंकार निरूपण के ग्रंथ हैं। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका जवाब तो हम लोगों ने अभी 2-3 बार सुन लिया है, मिश्र बंधुओं ने। लेकिन यहां प्रश्न ये बनता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो राम, श्याम, शिव। ठीक है, राम, श्याम, शिव कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन आता है और मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है। ठीक है, मिश्र बंधुओं का ये काल विभाजन है: पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके बाद परिवर्तन काल उन्होंने इसका नामकरण दिया है। ठीक है, रीतिकाल का जो नामकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा क्या दिया गया ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्कनामा के रचयिता कौन है? यहां पर बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। एक प्रश्न आएगा आपके पास इश्क लता और एक आएगा इश्कनामा। देखिए, इश्क की लता बड़ी घनी होती है, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इश्क की लता कैसी होती? बहुत घनी होती है। इसकी लता जिसको जकड़ लेती है उससे निकल नहीं पाता। और इश्क का नाम जो होता है वो बोध होता है। इश्क के नाम का बोध होता है और इश्क की लता कैसी होती है? घनी होती है। तो इस प्रकार से इश्कनामा के रचयिता बोधा हो जाते हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, रीतिकाल में ऋतु वर्णन और त्योहारों का वर्णन दो तरह का प्रश्न बनता है। रीतिकाल में अगर हम ऋतु वर्णन की बात करते हैं तो इसमें एक बड़े कवि का नाम आता है सेनापति का। किसका नाम आता है? सेनापति का आता है। और सेनापति ने बहुत अच्छे तरीके से रीतिकाल में ऋतुओं का वर्णन किया है। और एक प्रश्न यहां और भी पूछा जाता है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो राम कथा भी लिखता है। यानी राम कथा किस कवि के यहां देखने के लिए मिलती है? तो रीतिकाल के ये कवि हैं जिनके यहां आपको रीति कथा भी देखने के लिए मिलती है, राम कथा भी देखने के लिए मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके सेनापति। इनके यहाँ रीतिकाल में राम कथा भी देखने के लिए मिलती है और इनके यहाँ साथियों ऋतु वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। अगर यहां पर पूछ लेता कि सबसे अच्छा त्योहारों का वर्णन रीतिकाल में किस कवि के यहां होता है, तो पद्माकर के यहां होता है। मोहितो मार मोरे कवित बनावत, ये किसकी पंक्ति है?
अब देखिए यहां पर ये किसी ने कहा है, अच्छा सीमा जी का आज जन्मदिन है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई आज सीमा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना करता हूं कि 2024 में जो भी परीक्षा हो उसमें आप सफल हो, अध्यापक बने आप जल्दी से। तो पूरी शुभकामना है आपको। सर जी सीमा नहीं, ओ सॉरी सुमन, ठीक है ठीक है, सुमन है। चलिए सुमन जी का जन्मदिन है तो खूब बधाई है, और इसी वर्ष आप नौकरी पाएं, ये हम सब की इच्छा है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहितो मोरे कवित बनावत, कह रहे हैं कि लोगों को कोई और कैसे बना देता है, मुझे कवित ही मेरे बनाते हैं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मुझे तो मेरे कवित ही बना देते हैं। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मोही तो मेरे कवित बनावत। लोग हैं लागी कवित बनावत, लोग लागी हैं कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। कहते हैं कि लोग कवित्व को बनाने में लगे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं कवित्व नहीं बनाता, मेरे कवित्व ही मुझे बनाते हैं। यह बात घनानंद कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीतकालीन कवि ने पेश किया है? भक्ति श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है, लेकिन भक्ति और श्रृंगार की बात की गई है। नीति आ जाता तो वहां पर हम रीतिकाल के क्लासिकल कवि, अभिजात कवि यानी कि बिहारी की तरफ चलते, लेकिन यहां पर भक्ति और श्रृंगार की बात की गई है तो यहां पर सेनापति राइट आंसर हो जाएंगे। और जो ऋतुओं का जो वर्णन है, प्रकृति का जो वर्णन है, भी इन्हीं के यहां मिलता है। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो अभी अभी मैंने चर्चा किया था कि रीतिकाल की अविचल परंपरा का अब शुरुआत जो है, एक तो चिंतामणि से मानी जाती है और दूसरे मानी जाती है केशवदास से। देखिए केशवदास अलंकारवादी कवि है, समय में तो ये पहले आएंगे, लेकिन अलंकारवादी होने की वजह से रामचंद्र शुक्ल इनको नहीं मानते हैं और केशव को रीतिकाल का प्रवर्तन करने वाला घोषित किया डॉक्टर नगेंद्र ने। क्यों नहीं किया शुक्ल ने? क्योंकि ये अलंकारवादी कवि है। अब चिंतामणि को शुक्ल जी ने रीतिकाल की अविचल परंपरा का प्रवर्तन करने वाला बताया, क्योंकि इनके यहां सब कुछ मिलता है और ये मुख्य तौर पर रसवादी कवि है। तो समय में केशवदास पहले आएंगे, लेकिन चिंतामणि को यहां पर शुक्ल जी ने दिया है। तो रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है, प्रश्न ये उठता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसको महत्व मिला? तो शुक्ल जी ने जिसको कहा है चिंतामणि, वही राइट हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया था 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 तक का जो समय है रामचंद्र शुक्ल ने यह बाना है। अब यहां पर बताना है आपको कि इसका समय क्या हो जाएगा। तो यह समय साथियों ईस्वी में दे दिया गया है और शुक्ल जी ने संवत में रखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
हित तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही प्यारी सी रचना है हित तरंगिणी की। देखिए यहां पर एक कवि बहुत पूछे जाते हैं, कृपाराम। कृपाराम के लिए प्रश्न क्यों बनता है? कृपाराम जो है अंतिम कवि माने जाते हैं। कृपाराम क्या माने जाते हैं? कृपाराम जो है वो अंतिम कवि माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो कृपाराम की रचना का नाम क्या है? हित तरंगिणी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था सेनापति। किस कवि को लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? किस कवि ने? देखिए लक्षण ग्रंथ, तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखा, लक्षण ग्रंथ लिखा और इन्होंने शास्त्रों के अनुसार, काव्य शास्त्र के अनुसार नियम भी लिखे और उदाहरण भी लिखे। लक्षण ग्रंथ का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने अलंकारों का निरूपण किया, अलंकार मान लीजिए आपने कोई नया अलंकार बताया, या देव ने मान लीजिए कोई नया रस बताया, ठीक है, या कोई संचारी भाव बताया, तो उसका उदाहरण जब जिस रचना में दिया जाता है उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और जिसने ये दोनों काम किया है, ठीक है, उसने नियम भी लिखा और लक्षण उदाहरण भी दिए, ऐसे रचनाकारों को आचार्य कहा गया। तो रीति काल में दो तरह के कवि मिलेंगे, एक तो आपको कवि मिलेंगे, दूसरे आचार्य मिलेंगे। जैसे बिहारी आचार्य कवि नहीं है, वो केवल कवि है, आचार्य नहीं है। तो यहां पर किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, घनानंद, भूषण। तो जितने रीति मुक्त कवि हैं उन्होंने यह काम नहीं किया। तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ने यह काम नहीं किया, देव, पद्माकर और भूषण ने ये नियम लिखे और उन नियमों के सापेक्ष उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसकी है? काफी आसान सी पंक्ति है लेकिन पूछी जाती है। तो ये घनानंद का है। घनानंद ने ही यह बताया है कि ये बहुत सारे मार्ग होते हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? देखिए सच्चे अर्थों में अगर हम बात करें तो छत्र प्रकाश किसकी रचना हो जाती है? बताइए। छत्र प्रकाश, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाल कवि की। किसकी रचना है? लाल कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोऊ रस रीति को समुझो चाहे सारू, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू, रीति काव्य के पहचान के चिन्हों की ओर इशारा करने वाली ये पंक्तियां किसकी हैं? कृष्ण कवि, रामचंद्र शुक्ल, बोधा या मिश्र बंधु? तो जल्दी से बताएं आप सब। दरअसल ये पंक्तियां किसकी हैं साथियों? ये पंक्ति है कृष्ण कवि की। जो को रस रीति को समूह झम्यो चाहे सारू, और पढ़े बिहारी सत सई कविता को सिंगारू। रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? अभी अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। चिंतामणि रसवादी हैं और इसी वजह से ही चिंतामणि को इसका प्रवर्तक माना जाता है। 1609 से 1685 इनका समय है। तिकवापुर में जन्म होता है। शाहजी भोसला और शाहजहां के दरबारी कवि थे। रीतिकाल की पूर्व परंपरा में नंददास रंस मंजरी से पहले किस कवि को माना जाता है? यहां पर आपको बताना है कि पूर्व परंपरा में, रीतिकाल की पूर्व परंपरा में किसे माना जाता है।
ठीक है। तो रहीम बरवे नाई का भेद, भिखारीदास काव्य निर्णय, सूर साहित्य लहरी। रीतिकाल की परंपरा का मतलब है कि काव्य निरूपण, श्रृंगार निरूपण, रस निरूपण, अलंकार निरूपण, यानी कुछ नया करना या नायक नायिकाओं का निर्धारण करना। ठीक है। यहां पर एक रचना आती है सूर की साहित्य लहरी। यहां सूर्य की साहित्य लहरी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साहित्य लहरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है और सूरदास ने इसमें अपने वंश वृक्ष को दिया है, बताया है कि हमारे वंश का नाम क्या था, और इसमें उन्होंने अपना नाम सूरजदास बताया है, सूरजदास, और उन्होंने स्वयं को चंदबरदाई का वंशज माना है। तो याद रखिएगा। और इसमें जो है यह रचना रस अलंकार और नायिका भेद से संबंधित है। तो रस अलंकार और नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर का साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ हित तरंगिणी विक्रम संवत 1598 में किसके द्वारा लिखा गया है? हित तरंगिणी। देखिए, यहां पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ जिसमें शिक्षा दी गई है, शिक्षा, कवि शिक्षा, तो हित तरंगिणी है, कृपाराम की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कृपाराम को आप सब याद रखिएगा। ठीक है। कृपाराम, कृपाराम जो हैं, मुख्य तौर पर इन्हें हम एक काव्यशास्त्री के तौर पर जानते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम लेखक थे, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे, और इनकी एकमात्र परिचित रचना जो मिलती है तरंगिणी मिलती है। तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में रचा गया है। इसमें रीति ग्रंथों में बहुत पुराना ग्रंथ है। कवि ने कहा है कि अन्य कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचारों से दोहों का वर्णन किया है। इससे लगता है कि इनके पहले लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे जो अब उपलब्ध नहीं होते हैं। तरंगिणी के दोहे, कई दोहे ऐसे हैं जो बिहारी के दोहों से मिलते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि हितरंगिणी के दोहे किस रीतिकालीन कवि से मिलते हैं, तो बिहारी के दोहों से भी मिलते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक और बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है? बताइए। यहां एक और प्रश्न आता है कि अकबर के नवरत्न थे कौन कौन से? अकबर के नवरत्न थे कौन कौन से? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अकबर के नवरत्नों में बात करें तो राजा के नवरत्न में बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टूडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फकीर अजियाजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। यहां पर बात की गई है रहीम, तानसेन, नरहरि और गंग की। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक आएगा गंग कवि। ध्यान रखिएगा कि यहां पर पूछा गया है कि बरवे नाई का भेद के रचनाकार कौन है, तो गंग कवि हैं। सही जवाब है कि गलत है? बताइए। बरवे नाई का भेद। देखिए, बरवे नाई का भेद जो है, इसमें इन्होंने नायिका भेद किया है। इन्होंने क्या किया है? नायिका भेद किया है। और नायिका भेद में क्या मिलता है? 6 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। बरवे नायिका भेद में कितने नायिका भेदों का वर्णन है? तो 6 नायिका भेदों का वर्णन है। गुप्ता, लक्षिता, याद रखिएगा, गुप्ता, लक्षिता, मुदिता, कुलटा, और अनुशयना। तो इसमें गुप्ता, लक्षिता, मुदिता, कुलटा और अनुशयना, इस प्रकार से कुल
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 प्रकार की। अच्छा, कौन से हो गए? गुप्ता, लक्षिता, मुद्दा, तीत और परकीया। ये इन्होंने इसके भेद किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया है? आपको बताना है हिंदी में नखसिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया है? रहीम, गंग, नरहरि या केशवदास ने? चलिए जल्दी से बताइए। पिछली रचना का सही जवाब मैंने नहीं दिया था, राइट आंसर हो जाएगा रहीम। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंग कवि। कौन हो जाएंगे? गंग कवि हो जाएंगे। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात। गंग कवि के विषय में देखें, इनका वास्तविक नाम जो था वो गंगाधर था। ये अकबर के दरबारी कवि थे, जिला इटावा के रहने वाले थे। शिवसिंह सेंगर के आधार पर मिस्र बंधु इनका जन्म 1595 में बताते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका समय 17वीं शताब्दी बताते हैं। गंग रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। इनका मूल नाम गंगाधर राव था। जाति के ब्रह्मा भट्ट राव और अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम, बीरबल, मानसिंह टोडरमल के बहुत प्रिय थे, बहुत स्वाभिमानी थे और अपने स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कुभाजन भी हुए थे। इन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया था। गुलाब कवि ने इस घटना को लक्ष्य करके कहा था, गंग ऐसे गुनी को गयंद से चिराइये, कवि के पुत्र ने भी गंग को लेन गसेन पठायो कहकर इसकी ओर अंगित किया था। अकबर तथा उनके दरबार के अन्य लोग रहीम, बीरबल, मानसिंह टोडरमल इनका बहुत आदर करते थे। एक प्रवाद है कि रहीम ने इनके एक छप्पे पर प्रसन्न होकर 36 लाख रुपए भेंट किए थे। अब पता नहीं रहीम के पास 36 लाख रुपए था भी कि नहीं था, लेकिन जैसा कहा जाता है कि उन्होंने 36 लाख रुपए भेंट किए थे। जहांगीर इनकी किसी रचना से अत्यंत रुष्ट हुआ था, उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था और गंग दरबार में अंतिम समय में यह कहते रहे, कभी न भड़ुआ रण चढ़े, कभी न बाबजी बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। कवि गंग के विषय में एक और उक्ति है जो पूछी जाती है, उत्तम पद गंगी के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, शूर तीन गुण धीर। गंग कवि ने एक बार एक दोहा कहा था, सीखे कहां नवाबजू, ऐसी दैनी दैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो, त्यो त्यो नीचे नैन। तो ये इनकी बातें हैं। रचनाएं इन्होंने समस्या पूर्ति भी की है। चंद छंद वर्णन की महिमा, नाटक खड़ी बोली में ग्रंथ भी इनका लिखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया रामचंद्रिका कप्रिया किस प्रसिद्ध कवि की महत्वपूर्ण कृतियां हैं? तो ये तो काफी आसान सा प्रश्न है, 34 नंबर का प्रश्न है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सब जानते ही हैं, अलंकारवादी केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। लोग सोचते हैं कि ये केशव की रचना होगी, तो ये कहां से ली गई है? आपको बताना है कि यह रचना कहां से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूषण की न होकर यह केशव की रचना है। पद्माकर की रचना का नाम क्या है? पद्माकर। पद्माकर की रचना का नाम क्या है? देखिए पद्माकर जो हैं रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने एक रचना लिखी है जगत विनोद। और ये जगत विनोद किस प्रकार की रचना है, कई बार पूछा गया है। तो ये रस
विषयक रचना है? ज्यादातर रीतिकाल की रचनाओं के साथ ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस विषयक रचना है। तो जगत विनोद रस विषयक रचना है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ललित ललाम जो रचना है वह मतिराम की है। मतिराम की रचना का नाम क्या है? ललित ललाम है। इसके अलावा मतिराम की छंदसार रचना है जो छंद निरूपण से संबंधित है। और मतिराम की जो रचनाएं हैं, मतिराम आचार्य कवि के तौर पर जाने जाते हैं। मतिराम की रचनाओं में हाँ, मतिराम की रचनाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आज तक, तो यह भी हम सबको याद रखना है। ललित ललाम और अलंकार पंचासिका, ललित ललाम और अलंकार पंचासिका, यह जो ग्रंथ है यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। तो पूछा जाएगा आपसे कि ललित ललाम और अलंकार पंचासिका जो ग्रंथ है वह किसके निरूपण से संबंधित है? यह अलंकार निरूपण संबंधित है। आगे के सुकबीर जी हैं तो सुकविताई है, नातु राधिका कन्हाई सुमिरन को बखानो है, बहानो है। अब देखिए, ये पंक्ति देखने में लग रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी होके कह रहा है। दुखी कौन रहेगा? भिखारी रहेगा। तो एक ट्रिक के द्वारा इसको याद रखिएगा, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भिखारी दास के द्वारा कहा गया है। आचार्य कवि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसने केवल कविता लिखा वो कवि हुआ, और जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा वो आचार्य हुआ। तो रीतिकाल में कुछ लोग कवि हैं और कुछ लोग आचार्य हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो जितने रीति मुक्त कवि हैं वो आचार्य नहीं है। तो घनानंद बोधा आलम ठाकुर आचार्य नहीं है। केशव भिखारी दास और देव ये आचार्य कवि हैं। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ये आपको जवाब देना है। अवधि है, ब्रज है, डिंगल है या खड़ी बोली है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों पर एक भाषा का बड़ा वर्चस्व रहा है, और वो भाषा कौन सी रही है? ब्रज भाषा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। बिरह वारिस बोधा आलम के लिए आलम का शिल्प क्या है? बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है, अच्छे स्तर का प्रश्न है। तो शिल्प का मतलब है कि यह एक प्रकार से प्रबंध काव्य है। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। तो 41 का हो जाएगा ए, प्रबंध काव्य। क्या आप जानते हैं कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर है? प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत महाकाव्य है। महाकाव्य का नायक कोई पौराणिक ऐतिहासिक होगा, उसका धीरोदात्त होना आवश्यक है और उसमें एक रस की प्रधानता होती है। तो प्रबंध काव्य के ही दो भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है महाकाव्य और दूसरा हो जाता है खंड काव्य। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ समस्त काव्यांगों का विवेचन नहीं करता है? देखिए, कुछ ग्रंथ ऐसे हुए जो सर्वांग निरूपक कहे गए। क्या कहे गए? सर्वांग निरूपक कहे गए। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो समस्त काव्यांगों की चर्चा नहीं करते हैं। काव्यांग क्या हो गए? काव्य के अंग, जैसे रस, छंद, अलंकार इत्यादि हो गया। तो यहां कविप्रिया केशवदास की, काव्य निर्णय भिखारी दास का, भाव विलास देव का, सतसई ऐसी ग्रंथ है जिसमें सभी काव्यांगों की चर्चा नहीं हुई है। हाँ, इसमें नीति श्रृंगार और जो है नीति श्रृंगार और वीरता का वर्णन तो है, लेकिन इसमें काव्यांगों का वर्णन नहीं मिलता। कौन सा अलंकार विवेचन
करने वाला ग्रंथ नहीं है। आपको बताना है इसमें कि कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो अलंकारों से संबंधित है, यानी कि जिस ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन किया गया है। अलंकार निरूपक। देखिए, इसके पहले जो ग्रंथ था, काव्यांग निरूपक ग्रंथों की बात की गई थी। काव्यांग निरूपक ग्रंथों में कवि कुल, कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य रसायन, शब्द रसायन, काव्य सिद्धांत, रसिक रसाल, काव्य सरोज, रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, रूप विलास, कविता रस विनोद, साहित्य रस निधि, काव्य रत्नाकर, काव्य विलास, दलेल प्रकाश, फतह प्रकाश इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो काव्यांग निरूपण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसमें कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ है, ये पूछा गया है। भाषा भूषण, सुजान हित, ललित ललाम और पद्माभरण पद्माकर का। यहां पर देखते हैं तो हमें मिलता है जसवंत सिंह का भाषा भूषण, जो कि अलंकार वाला ग्रंथ है। मतिराम का ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण का शिवराज भूषण, श्रीधर का भाषा भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का कर्णाभरण, दूल्ह का कवि कुल कंठाभरण, ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण, गिरधर दास का भारती भूषण, ये सारे ग्रंथ जो हैं अलंकार निरूपण से संबंधित हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपके अनुसार कौन सा होगा? सुजान हित घनानंद की रचना है, जो कि रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। कौन से ग्रंथ में समस्त रसों का विवेचन नहीं है? समस्त रसों का विवेचन नहीं है, यानी कि यहां पर रस निरूपक ग्रंथों की चर्चा की गई है। तोषनिधि का सुधानिधि, मतिराम का रसराज, देव का भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास, भिखारी का रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन रसबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग, प्रताप शाही का व्यंगार कौमुदी, सुखदेव का रसरातर, मंडन का रस रत्नावली, ग्वाल का रस रंग, ये महत्वपूर्ण हैं जो ग्रंथ संबंधित है रस निरूपण से। यहां पूछा गया है 44 नंबर का प्रश्न आपसे, और राइट हो जाएगा यहां पर भी सुजान हित जो है घनानंद का है। सुजान हित घनानंद का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद विवेचन नहीं है? सुजान हित, जाति विलास, सुंदर श्रृंगार और श्रृंगार निर्णय। इन रचनाओं में आपको बताना है कि नायक और नायिका से संबंधित निरूपण किस रचना में किया गया है, जिसमें नायक और नायिका आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो यहां पर प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब है, 45 का, इसमें भी सुजान हित जो है छोड़ दें तो जाति विलास देव, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों की नायिकाओं का वर्णन है, सुंदर श्रृंगार सुंदर की, और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, जो कि नायिका निरूपण से संबंधित ग्रंथ है। श्रृंगार रस वर्णन की रीति को त्याग कर अंतः प्रेरणा से रचना करने वाले कवियों में कौन कवि वीर रस के बड़े कवि हैं? देखिए, इस काल के ये सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, और इन्हें यह भी कहा जाता है कि वीर रस के पहले कवि हैं। वीर रस के पहले कवि भी माने जाते हैं, और इनका नाम क्या है? भूषण है। ठीक है, इनका नाम क्या है? भूषण है। अब भूषण से संबंधित भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में होता है। कहां होता है? तो तिकमापुर, शाह शिवाजी और छत्रसाल के राजश्रत कवि थे ये। 47 नंबर का प्रश्न है, कौन रीतिमुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार है? रीतिमुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार है। दो प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। तो यहां चर्चा की जा रही है बृंद कवि की। बृंद का समय 1643 से 1723 है, और ये कवि जो होते हैं, ये नगेंद्र इनको रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, बृंद कवि जो हैं, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने रीति मुक्त के अंतर्गत नीति काव्य लिखा है। बृंद कवि, बृंद कवि जो हैं
1643 में जन्म होता है। रीतिकाल के अंतर्गत वृंद का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं और नगेंद्र में इनका घर मेड़ता गांव में बना है। वृंदावन दास इनका पूरा नाम था। वृंद जात के सेवक अथवा भोजक थे और इनके पूर्वज बीकानेर में रहने वाले थे और काशी में इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया था और मुगल सम्राट औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि रहे थे। मेड़ते वापस आने पर जसवंत सिंह के प्रयास से औरंगजेब के कृपा पात्र नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से वृंद का प्रवेश शाही दरबार में हो गया था। दरबार में पायो निधि पारियो चाहे मिसरी की पुतरी नामक समस्या पूर्ति करके इन्होंने औरंगजेब को प्रसन्न किया था। उसने वृंद को अपने पौत्र अजी मुशासन का अध्यापक नियुक्त कर दिया। जब अजी मुशासन बंगाल का शासक हुआ तो वृंद उसके साथ चले गए और 1707 में किशनगढ़ के राजा राज सिंह ने अजी मुसान से वृंद को मांग लिया और 1723 में किशनगढ़ में ही वृंद का देहावसान हो जाता है। तो एक इनकी समस्या पूर्ति बहुत पूछी जाती है, वो समस्या पूर्ति आप जरूर याद रखिएगा। सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार का वह बड़ा कवि कौन है जो एक दरबारी नर्तकी सुजान से प्रणय के कारण प्रताड़ित किया गया? ये तो प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 का। ठीक है, घनानंद। रंगरेजिंग से प्यार किए थे। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य उनके पुत्र विठल नाथ के शिष्यों के जीवन वृत्त में दिए गए इन ग्रंथों का साहित्यिक रूप क्या है? इन ग्रंथों का साहित्यिक रूप पूछा गया है तो यह साथियों साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, वार्ता साहित्य के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का आखिरी प्रश्न है। वैसे भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आज का आखिरी प्रश्न है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि घनानंद है जो सचमुच ही अपनी पीड़ा से रो रहा है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कथन जो है किसका है बताना है आपको। ऑप्शन में आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि घनानंद है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक किस पे चर्चा किया? हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा किया, भाषा विज्ञान पे चर्चा किया, आदिकाल पे चर्चा किया, भक्तिकाल पे किया और ये रीतिकाल का वीडियो है और ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल ही मैंने भक्तिकाल पे क्वेश्चन कराए थे, आज रीतिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। कल आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे हम किसकी? भारतीय युग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप बीपीएससी टीयर 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जूनियर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया है एक बेहतर अवसर जिसमें आप व्हाट्सएप करके हमारे नए बैचेस में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के प्रश्न कैसे लगे, आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे। शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद।